सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? यस जी सर। जी। आज हम लोग जिस विषय पर परिचर्चा करेंगे उसका टॉपिक है द यूएनओ ऑब्जेक्टिव, रोल एंड अचीवमेंट्स। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, भूमिका एवं उपलब्धियां। संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसा कि आप सभी के संज्ञान में है, आप सभी लोग ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अध्ययन किया होगा। मैं प्रारंभिक दौर से संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ऐसे समय में हुई जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने भीषणतम रूप में सारे विश्व को आतंकित कर रहा था। जर्मनी, इटली और जापान की धुरी राष्ट्रों की सम्मिलित शक्ति का सामना करने में ब्रिटेन, अमेरिका तथा अन्य मित्र राष्ट्रों की सारी शक्ति लगी हुई थी। यह युद्ध केवल कुछ राष्ट्रों की प्रतिष्ठा के लिए लड़ा जा रहा था। धुरी राष्ट्रों की बढ़ी हुई सैनिक शक्ति वास्तव में प्रजातंत्र और मानव अधिकारों के लिए संकट का कार्य कर रही थी। इस युद्ध में यदि धुरी राष्ट्रों की विजय होती तो निश्चय ही समस्त विश्व पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ता और संभव है स्वाधीनता और प्रजातंत्र के ऊंचे आदर्शों को भारी आघात पहुंचता। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन तथा अन्य 26 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें यह निर्णय हुआ कि ये राष्ट्र सम्मिलित होकर धुरी राष्ट्रों का सामना करेंगे। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशंस के नाम से संबोधित किया गया और इसके जो जन्मदाता थे या करिए जो इसको अस्तित्व में लाने वाले थे वो राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। 1 जून 1945 को आगे चलकर जब सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ तो उस समय तक इसके सदस्यों की संख्या 50 हो गई थी। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र, प्रस्तावना और अनुच्छेद 111 के साथ इसको अंतिम रूप दिया गया। संयुक्त राष्ट्र की औपचारिक स्थापना इसके अस्थायी मुख्यालय लेक सेक्सेस में हुई। ये लेक सेक्सेस जगह यूएसए में है। अधिकार पत्र पर 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए। पोलैंड का प्रतिनिधित्व उस अधिवेशन में नहीं हुआ था, उसने बाद में इस पर हस्ताक्षर किए। यह 51 सदस्यीय राज्यों में से एक मूल सदस्य बन गया। आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आ गया था, जबकि अधिकार पत्र की पुष्टि चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, इंग्लैंड तथा अमेरिका ने के हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा बाद में की गई। 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1946 ईस्वी से संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है। आज संयुक्त राष्ट्र, उसके 17 विशेष अभिकरण एवं 14 मुख्य कार्यक्रम और निधियां विश्व के किसी भी कोने के प्रायः सभी मानव केंद्र से संबद्ध है। वह विश्व का अंतःकरण और इस समय आशा का केंद्र है। अब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के संबंध में और भी विस्तार से जानकारी देते हुए मैं बताना चाहूंगा कि यह एक विचित्र सत्य है कि मानव समाज के आचरण में युद्ध एवं शांति, विध्वंस तथा निर्माण के बीच साथ साथ निहित हुए। नेपोलियन ने युद्ध के बाद होली अलायंस, प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसका प्रमाण है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में वैसी ही भूमिका एक अन्य अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की थी। रूजवेल्ट ने अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की आवश्यकता तथा उसके दर्शन की धुंधली रूपरेखा प्रस्तुत की। रूजवेल्ट ने इस बात पर बल दिया कि भावी विश्व संगठन का आधार महाशक्तियों का पूर्ण मैत्रित्व होना चाहिए। उसने सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा अन्य
मित्र शक्तियों को इस बात पर सहमत किया कि विश्व संस्था के निर्माण की तैयारी युद्ध काल में ही शुरू कर दी जाए। उसने कहा कि इससे मित्र राष्ट्रों को युद्ध जीतने के लिए नैतिक समर्थन तथा संबल प्राप्त होगा। 30 अक्टूबर 1943 को संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड तथा सोवियत संघ की सरकार ने अपने अपने विदेश मंत्रियों के माध्यम से एक संयुक्त घोषणा की। वो संयुक्त घोषणा यह थी कि इस घोषणा में कहा कि जितना जल्दी संभव हो सके एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना करने की आवश्यकता वे महसूस कर रहे हैं। यह संगठन सभी शांतिप्रिय राष्ट्रों की संप्रभुता पर आधारित होगा। ऐसे सभी छोटे बड़े राज्य इसके सदस्य बन सकेंगे। इसका उद्देश्य होगा अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम करना। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय जो विश्व की महाशक्ति देश थे उनकी ये परिकल्पना थी कि इस प्रकार की परिकल्पना के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के संबंध में आगे विचार करने के लिए ईरान की राजधानी तेहरान में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ। राष्ट्रपति रूजवेल्ट एवं मार्शल स्टालिन प्रथम बार आपस में मिले। सब राष्ट्रों के सहयोग से विश्व में शांति स्थापना करने की भावना को दोहराया गया। उनका विश्वास था कि संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के बाद संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुखी स्वतंत्र जीवन यापन कर सकेगा। ऐसी शांति एवं प्रभुत्व की परिकल्पना के साथ संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की सपने देखे गए। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को वाशिंगटन के हम्बार्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन 7 अक्टूबर 1944 तक चला। इस सम्मेलन में यह स्वीकार कर लिया गया कि संयुक्त राष्ट्र का कार्य क्षेत्र केवल कार्य आर्थिक एवं सामाजिक प्रश्नों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना भी होना चाहिए। प्रस्तावित विश्व संगठन के संदर्भ में सोवियत संघ का दृष्टिकोण यह था कि संयुक्त राष्ट्र में बड़ी शक्तियों के प्रभावशाली एवं निर्णयात्मक भूमिका को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया जाए। सोवियत संघ का भी विचार था कि वाद विवाद करने वाली सभाओं में छोटे राष्ट्रों को भी समान अधिकार दिया जाए, लेकिन इस बात पर जोर दिया गया कि शांति एवं सुरक्षा के क्षेत्र में सभी महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए बड़ी शक्तियों का एक मत होना अत्यंत आवश्यक है। डम्बार्टन ऑक्स प्रस्ताव में ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई जिसमें पुराने राष्ट्र संघ के बहुत से तत्व पाए जाते थे, पर साथ ही उसमें से कुछ विचारों का समावेश भी था जिनमें राष्ट्र संघ की त्रुटियों से सबक लिया जा सके। यहाँ पर राष्ट्र संघ की अपेक्षा आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग को अधिक बढ़ावा दिया गया था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय एवं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के स्थापना के संबंध में निर्णय लिया गया। हम्बार्टन के ऑक्स प्रस्ताव में महासभा एवं सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली में तो सहमति हो गई थी, परंतु सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली के संबंध में सोवियत संघ एवं पश्चिम शक्तियों के मध्य मतभेद उभर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र के बारे में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय सोवियत संघ के प्रदेश क्रीमिया के याल्टा नगर में लिए गए। 4 फरवरी 1944 को स्टालिन, चर्चिल, रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन याल्टा में प्रारंभ हुआ। सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर महत्वपूर्ण निर्णय याल्टा सम्मेलन में संभव हो सका। अमेरिका ने 5 मार्च 1945 को सोवियत संघ, ब्रिटेन एवं चीनी गणराज्य गणतंत्र की ओर से याल्टा सम्मेलन के निर्णय के अनुसार 51 अन्य राष्ट्रों को आमंत्रित किया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में एक नया अधिकार पत्र स्वीकार किया गया जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहा जाता है।
चार्टर के अनुच्छेद 110 में यह कहा गया था कि सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका, चीन गणराज्य तथा शेष राज्यों के अधिकांश राज्यों की सरकारों द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत ही यह चार्टर लागू माना जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 तक यह शर्त संपन्न हो गई। इसी तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ का आधिकारिक तौर पर प्रादुर्भाव माना जा रहा है। सभी को मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है ना? हेलो। यस सर, आ रही है। हाँ, बीच में थोड़ा सा संज्ञान रहे कि आवाज सुनाई पड़ रही है। अब हम लोग संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के संबंध में परिचर्चा हुई कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अस्तित्व था वो किस प्रकार किस दशा में प्रारंभ हुआ। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की परिकल्पना की गई तो इसके उद्देश्य भी निर्धारित किए गए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में जो इसके उद्देश्य परिलक्षित होते हैं उसमें चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्य रखे गए। पहला है सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रथम उद्देश्य निर्धारित किया गया वो यह था कि सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना, आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखा जाएगा। दूसरा जो उद्देश्य था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का कि अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकाला जाएगा। तीसरा संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य रखा गया वह यह रखा गया कि राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति दी जाएगी। चौथा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का जो उद्देश्य था बनाया गया वह यह था कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित एवं पुष्ट किया जाएगा। संघ ने इन उद्देश्यों से जुड़े हुए 2 और भी लक्ष्य निर्धारित किए। इन 4 उद्देश्यों के अलावा 2 बिंदुओं को और भी समाहित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली के अंतर्गत। ये लक्ष्य जो थे, उद्देश्य थे, एक था निरस्त्रीकरण और नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना। इन उद्देश्यों के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्तित्व की परिकल्पना विश्व पटल पर हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ मौलिक सिद्धांतों की भी चर्चा होना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 2 में उस निम्नलिखित मौलिक सिद्धांत दर्शाए गए हैं। जो पहला इसका सिद्धांत है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर धारा 2 में, उसका है कि इसका प्रधान आधार छोटे बड़े सब देशों की समानता और सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत है। दूसरा इसका सिद्धांत है कि सब सदस्यों से यह आशा रखी जाती है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं उन सदस्यों से आशा रखी जाती है कि वे चार्टर द्वारा उन पर लागू होने वाले दायित्वों का पालन पूरी ईमानदारी से करेंगे। तीसरा जो सिद्धांत है वह है कि सभी सदस्य अंतरराष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण साधनों से करेंगे। चौथा बिंदु था सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे। वे किसी देश की स्वतंत्रता का हनन करने की या आक्रमण करने की ना तो धमकी देंगे और ना ही ऐसा कार्य करेंगे। पांचवा जो सिद्धांत था वह यह था कि कोई भी देश चार्टर के प्रतिकूल काम करने वाले देशों की सहायता नहीं करेगा। छठा पॉइंट था संयुक्त राष्ट्र संघ इसका सदस्य न बनने वाले राज्यों से भी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाले सिद्धांतों का पालन कराएगा। सातवां और लास्ट सिद्धांत था कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य और सिद्धांतों पर चर्चा होने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट निर्धारण किस प्रकार किया जाता है उस पर भी परिचर्चा होना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार
बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की है। इस अनुच्छेद 17 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के खर्चे का वहन सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। राशि का निर्धारण महासभा द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है और यह बजट संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। इसमें एक 16 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति होती है जिसे द एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस द्वारा इस बजट की समीक्षा की जाती है। बजट के कार्यक्रम संबंधी पहलुओं को एक 34 सदस्यीय कार्यक्रम और समन्वय समिति द्वारा समीक्षा भी की जाती है। महासभा की एक सहायक संस्था है द कमेटी ऑन कंट्रीब्यूशन की विभिन्न देशों द्वारा दी जाने वाली राशि के निर्धारण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह कमेटी सभी देशों द्वारा जो भी अंशदान दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ की संचालन के लिए, उसका यह कमेटी कंट्रीब्यूशन का हिसाब किताब करती है। सदस्य देशों द्वारा यह राशि उनके घरेलू उत्पाद, उनकी प्रति व्यक्ति आय तथा उनकी भुगतान करने की क्षमता पर ली जाती है। ऐसा करते समय देश की राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों और जनसंख्या का विशेष ध्यान रखा जाता है। सन 1972 में महासभा द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार किसी भी देश द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि की अधिकतम सीमा को संगठन के कुल खर्च का 25% और न्यूनतम सीमा का 0.01% निर्धारित किया गया है। वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के व्यय का 25% डोनेट करता है, जापान 20% डोनेट करता है, जर्मनी 9.85% डोनेट करता है, यूके 5.092% डोनेट करता है संस्था को, कनाडा का प्रतिशत 2.73% है, रूसी संघ का 1.077% है, फ्रांस का 6.54% है, इटली का 5.43% है और भारत का 0.299% है। इसमें अभी इन सभी परसेंटों में अभी वर्तमान परिवेश में थोड़ी अभिवृद्धि भी की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य, सिद्धांत और बजट संचालन की प्रक्रिया के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की संचालन में जिन भाषाओं को वरीयता दी गई उस पर भी चर्चा करना चाहूंगा। संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र की जो आधिकारिक भाषाओं की रूप में चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश संयुक्त राष्ट्र के उदय के समय से ही प्रचलन में है। छठी आधिकारिक भाषा के रूप में अरबी भाषा को महासभा द्वारा सन 1973 में, सुरक्षा परिषद द्वारा 1982 में तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा 1983 में आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित किया गया। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी मुख्य दस्तावेज तथा महासभा, सुरक्षा परिषद तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिषदों की बैठकों का विवरण इन 6 आधिकारिक भाषाओं में प्रकाशित होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सदस्यता किस प्रकार की होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 2 प्रकार की सदस्यता का उल्लेख है। प्रथम, कुछ देश प्रारंभिक सदस्य हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए या सैन फ्रांसिस्को में चार्टर पर हस्ताक्षर करके उसकी पुष्टि की थी। द्वितीय वे राष्ट्र हैं। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता उन सभी राष्ट्रों को भी उपलब्ध हो सकती है जो शांति प्रिय हों एवं चार्टर में विश्वास रखते हों।
जो चार्टर द्वारा निर्धारित कर्तव्यों को स्वीकार करते हों एवं जिनको यह संस्था इन कर्तव्यों का पालन करने की उपयुक्त समझती है, ऐसे देशों को इसकी मेंबरशिप दी जा सकती है। महासभा के 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की स्वीकृति से, जिसमें 5 स्थायी सदस्य अवश्य ही हो, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता उसे प्राप्त होती है। महासभा में निर्णय के पूर्व भी सुरक्षा परिषद की स्वीकृति आवश्यक होती है, अर्थात सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा किसी राज्य को सदस्यता प्रदान कर सकती है। इस पर सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार या वीटो प्रदान किया गया है, उनको यह अधिकार प्राप्त है। राष्ट्र संघ की तुलना में संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्यता की दृष्टि से एक विश्वव्यापी संगठन है, जहां सन 1934 में राष्ट्र संघ की सदस्यों की संख्या 60 थी। वहां आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 192 तक पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र ने कुछ समय पहले तक पूर्वी तिमोर के नाम से प्रसिद्ध तिमोर लेस्ते को 29 सितंबर 2002 को 191वां और 28 जून 2006 को वाल्कन राष्ट्र मेंटोनगा को 192वां सदस्य स्वीकार किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता देने के साथ यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के निलंबन और विड्रा का प्रोसेस किस प्रकार का है, यह मैं इस उद्बोधन में बताना चाहूंगा। सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर सदस्य देशों को महासभा से निलंबित भी किया जा सकता है। चार्टर में सदस्यता समाप्त करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। चार्टर की धारा 5 एवं 6 के अनुसार संघ के किसी भी सदस्य को चार्टर के सिद्धांत का निरंतर उल्लंघन करने पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा सदस्यता से वंचित किया जा सकता है एवं उसकी सुविधाओं पर बंधन भी लगाया जा सकता है। सुरक्षा परिषद को किसी भी निलंबित राष्ट्र को पुनः स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। 22 सितंबर 1992 को पूर्वी यूगोस्लाविया को सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संघ की सदस्यता से वंचित कर दिया गया था। महासभा ने 2 नवंबर 2000 को नए लोकतांत्रिक यूगोस्लाविया को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता पुनः देने की अनुमति दे दी। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से जो विड्रा का प्रोसेस है वह यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के संबंध में चार्टर प्रत्याहार कहते हैं विड्रा को हिंदी में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के प्रत्याहार के संबंध में चार्टर में बड़ा अबूझ सी स्थिति है या मौन है चार्टर इस विषय में इसकी व्याख्या करने को लेकर। यह सदस्यों के सदस्यता के प्रत्याहार करने की ना तो आज्ञा देता है और ना ही इसमें मना करता है। मतलब बड़ा गोलमोल तरीके से इस बात को चार्टर में उल्लेखित किया गया है। सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन में इस विषय पर बड़ी बहस भी हुई थी। कुछ राज्य इस पक्ष में थे कि सदस्यों की सदस्यता की वापसी के लिए निषेध कर दिया जाए। कुछ अन्य राज्य इस पक्ष में थे कि यदि सदस्यों के लिए चार्टर में किए गए संशोधनों को स्वीकार करना असंभव हो जाता है तो ऐसे सदस्यों को अपनी सदस्यता वापस लेने का अधिकार होना चाहिए। अंत में यह निश्चय किया गया कि इस विषय में कोई व्यक्ति प्रावधान न रखे जाए जिनके अनुसार विशेष परिस्थितियों में सदस्य अपनी सदस्यता वापस ले सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करने के नियमों का अगर सूक्ष्म अवलोकन किया जाए तो यह दृष्टिगत होता है कि ऐसे युद्धों के उद्देश्य एवं मनोविज्ञान के प्रभाव में किया गया था। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यद्यपि इस बात पर चर्चा की गई थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को विश्वव्यापी बना दिया जाए, परंतु जब चार्टर पर अंतिम रूप से विचार किया गया तब यह निश्चय किया गया कि संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता किसी भी देश संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता जो है किसी भी देश के व्यवहार के आधार पर ही अर्जित की जानी चाहिए और
साथ ही यह भी तय किया गया कि यदि कोई भी सदस्य राष्ट्र लगातार संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों की अवहेलना करता रहेगा तो उसे सदस्यता से वंचित भी किया जाए, उसकी सुविधाओं को समाप्त तत्काल किया जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का भी राजनीतिकरण कर दिया। इसका उदाहरण है कि नए राज्यों को सदस्यता प्रदान करने में बड़ी शक्तियों का प्रभाव हमेशा से रहा और अभी भी है। बड़ी शक्तियों ने अपने इस अधिकार का विश्व में अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने में खुलकर प्रयोग किया। शीत युद्ध के प्रभाव में आकर बड़ी शक्तियों ने एक दूसरे के समर्थक राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश करने का अवसर नहीं दिया। इसका उदाहरण है साम्यवादी चीन। साम्यवादी चीन ने 1949 से 1971 तक संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता केवल इसलिए प्राप्त नहीं कर पाया था क्योंकि अमेरिका उस समय उसका विरोधी था। परंतु जब हास्यास्पद विषय यहाँ पर देखिएगा कि परंतु जब अमेरिका के राष्ट्रीय एवं आर्थिक हितों ने मांग की अमेरिका के, तो उसने चाइना का विरोध करना बंद कर दिया और तत्काल ही साम्यवादी चीन को अडॉप्ट कर लिया और 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ का चाइना सदस्य बन गया। यहाँ पर एनिस एल क्लार्क के उक्ति का जिक्र करना चाहूंगा, जिन्होंने कहा था कि नए राष्ट्रों की सदस्यता प्रदान करने के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के समक्ष ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं आया जिसे शीत युद्ध ने इतना अधिक प्रभावित किया हो। जहां अमेरिका ने बहुमत के प्रयोग के आधार पर साम्यवादी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से वंचित रखा, वही सोवियत संघ ने भी वीटो के प्रयोग के आधार पर पश्चिम समर्थक राज्यों को उसकी सदस्यता से वंचित रखा। चाइना की सदस्यता के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। चीन ने सदस्यता के प्रश्न पर यह स्पष्ट कर दिया कि सदस्यता का प्रश्न एक राजनीतिक प्रश्न है। चीन की घटना ने यह साबित किया। अच्छे लंबे समय तक अमेरिका ने चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान नहीं की और राष्ट्रवादी चीन, जिसको फार्मोसा भी कहते हैं, राष्ट्रवादी चीन को चीन की वैध सरकार मानता रहा। जब कभी चीन की सदस्यता का प्रश्न सुरक्षा परिषद में उठाया गया तो अमेरिका तुरंत वीटो कर देता था। इस प्रकार सितंबर 1971 तक उसने चीन की साम्यवादी सरकार को संयुक्त राष्ट्र से अलग रखा। 1970 से जब चीन अमेरिकी संबंधों में सुधार होना प्रारंभ हुए तो चीन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश का द्वार खोल दिया गया। अभी प्रारंभ में चर्चा हुई कि 26 अक्टूबर 1971 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर प्रस्ताव पर पारित कर जनवादी चीन को प्रतिनिधित्व करने वाले फार्मोसा ताइवान को कहा जाता है। फार्मोसा के राष्ट्रवादी चीन को इसकी सदस्यता से वंचित कर दिया। अब हास्यास्पद विषय देखिए कि पहले राष्ट्रवादी चाइना को अमेरिका प्रोटेक्ट कर रहा था और जब उसके आर्थिक हित इस चाइना के साथ ठीक हुए तो उसने जो राष्ट्रवादी चीन, जिसको फार्मोसा ताइवान कहते हैं, उसको सदस्यता से निष्कासित कर दिया। और इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की जो इतिहास में जो पहला देश था निष्कासित किया जाने वाला, वो राष्ट्रवादी चीन या ताइवान था। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में की प्रक्रिया में जो सदस्यों की निष्कासन की इस प्रक्रिया है, उसमें चार्टर के अनुच्छेद 6 के अनुसार यदि कोई सदस्य जानबूझकर तथा लगातार चार्टर में वर्णित सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो उसे सुरक्षा परिषद के सुझाव पर महासभा द्वारा संस्था से निकाला जा सकता है। चूंकि सदस्यों का निष्कासन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके लिए सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों की सकारात्मक सहमति आवश्यक होती है, जिसमें 5 स्थायी सदस्यों का शामिल होना आवश्यक है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में भी परिचर्चा हो जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संचालन है उसमें कौन-कौन से हिस्से प्रमुख रूप से भागीदार हैं।
उसमें संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तृतीय अनुच्छेद में अनुच्छेद 7 के अनुसार इस संस्था के प्रधान अवयव मीन द पार्ट ऑफ यूएनओ पहला है महासभा द जनरल असेंबली, दूसरा पार्ट है सुरक्षा परिषद द सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है न्यास परिषद द ट्रस्टशिप काउंसिल और चौथा है सचिवालय द सेक्रेटेरिएट, पांचवा है आर्थिक और सामाजिक परिषद द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, छठा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इन 6 अंगों के अंतर्गत हेलो मेरी आवाज आ रही? जी सर, आ रही है। ये जो 6 अंगों की परिचर्चा मेरे द्वारा की गई, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के संचालन में 6 हिस्से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें सर्वप्रथम द जनरल असेंबली, जिसे महासभा के नाम से जाना जाता है। थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा महासभा के बारे में। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में से सर्वाधिक बृहत एवं महत्वपूर्ण अंग है। डेविड कुशमैन के अनुसार महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्रीय या प्रमुख अंग है। आइकेल बर्गर ने भी कहा है कि यह विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण है। संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त सदस्यों को महासभा में बैठने का अधिकार दिया गया है। इसका अधिवेशन साधारणतः वर्ष में एक बार संचालित होता है और चार्टर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विषयों पर विचार करने का इसको अधिकार महासभा को दिया गया है। इस संस्था